हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल लर्न शिक्षा में स्वागत है। चलिए देखते हैं हम डीएलएड के कुछ महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम में पूछेगा। सिर्फ वही पूछेगा जो यहाँ से मिलेगा आप लोग को। तो एक नंबर क्वेश्चन है, वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते हैं, वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको हम लोग जानते हैं पाषाण युग से। किस नाम से दोस्तों? पाषाण युग से जानते हैं। पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पाषाण युग को 3 भागों में। कौन कौन? पूरा, मध्य और नव। पूरा, मध्य और नव। कौन कौन दोस्तों? पूरा, मध्य और नव। पाषाण युग के मानव का आजीविका का मुख्य साधन क्या था? तो मानव का आजीविका का मुख्य साधन क्या था? शिकार व फल संग्रह। शिकार व फल संग्रह। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा दिया गया प्रथम आविष्कार क्या था? तो प्रथम आविष्कार दोस्तों क्या था? प्रथम आविष्कार आग था। क्या था दोस्तों? प्रथम आविष्कार आग था। पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? तो प्रथम महत्वपूर्ण हथियार था कुल्हाड़ी। क्या था दोस्तों? कुल्हाड़ी था। ठीक है, पहले पहले क्या हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था, उसके बाद कुल्हाड़ी का। पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? तो वह बनाते थे किससे दोस्तों? वह अपने बनाते थे औजार कठोर पत्थर से। किससे बनाते थे? कठोर पत्थर से। पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है? तो सबसे ज़्यादा चित्रांकन हुआ है पशुओं का चित्रांकन हुआ था। किसका दोस्तों? पशुओं का चित्रांकन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया है? तो माना गया है 4000 से 2000 ईसा पूर्व में। 4000 से 2000 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। क्या है? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार था पहिया और चक्र। क्या था दोस्तों? पहिया और चक्र का। किस युग में पहली बार मातृदेवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? नवपाषाण युग में। किस युग में दोस्तों? नवपाषाण युग में। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में किया गया? तो दोस्तों ये भी नवपाषाण युग में ही किया गया। देखिए, किस युग में पहली बार मातृदेवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो वह कौन सा था? नवपाषाण युग। इसी में मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का भी आविष्कार किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ था? तो वह युग में हुआ था नवपाषाण युग में हुआ था। मनुष्य ने कपास और ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? तो नवपाषाण युग में सीखी। तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? तो मध्यपाषाण युग में तांबे की खोज किया गया। मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों को खेती शुरू की? गेहूं और जौ की खेती शुरू की। आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता को क्या किया? पालतू बनाया। सबसे पहले कौन सा? कुत्ता को पालतू बनाया। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका। प्राग ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है प्राग ऐतिहासिक। कौन सा दोस्तों? ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक अवशेषों का चर्चा करने वाला क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी। क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया गया था? पहले क्या हुआ था? धातु का प्रयोग की खोज किया गया था, उसके बाद उसका क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। तो वह कौन सा हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो तांबा हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत के किस राज्य में अब तक से
अब तक से 200 ताम्र प्रसारकालीन बस्तियों का पता चला है। तो सबसे अधिक कहाँ पे? महाराष्ट्र में। सबसे अधिक कहाँ पे 200 से ज़्यादा ताम्र प्रसारकालीन बस्तियों का पता चला है? महाराष्ट्र में। आगे है भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र निधि यानी ताम्र उपकरणों का जखीरे कहाँ पाया गया है? तो सबसे ज़्यादा पाया गया है गंगोरिया मध्य प्रदेश में। गुंगेरिया मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा ताम्र प्रसिद्ध। इसी में भीमबेटका भी पड़ता है, सबसे ज़्यादा यहीं पे देख लीजिए। पीछे हम लोग आप लोग को बताए हैं दे भीमबेटका कहाँ गया? सबसे प्राचीन चित्रकारी यहीं से है, मध्य प्रदेश से ही। आगे है गुंगेरिया याद रखेंगे। ताम्र उपकरणों के जखीरे कहाँ पाया गया है? कहाँ पाया गया है? तो गुंगेरिया मध्य प्रदेश में। ताम्र प्रसारिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रण कर हुआ है? तो पशुओं का हुआ है। आगे है ताम्र प्रसार युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? ताम्र प्रसार युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? तो कांसा। कौन सा दोस्तों? कांसा। संभवतः ताम्र प्रसार काल में पूजनीय पशु था, वह था कौन? सांड था। कौन था पूजनीय पशु? पूजनीय पशु कौन था दोस्तों? वह कौन था? सांड था। एक मिनट, कौन था? सांड था। रेडियो C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता के सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारण की गई थी? तो निर्धारण किया गया था 2350 से 1750 ईस्वी तक। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किनके द्वारा हुआ? हड़प्पा सभ्यता तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता के पूरा अवशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? तो हड़प्पा में पाए गए थे। कहाँ पे दोस्तों? हड़प्पा में पाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? तो आयताकार थे। कैसे थे दोस्तों? आयताकार थे। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरास्थल था कौन था? मोहनजोदड़ो था। कौन था दोस्तों? मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरास्थल है कौन? पूर्व में है आलमगीरपुर। ठीक है, पूर्व में कौन है? आलमगीरपुर, जो कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पुरास्थल सूतकांगडोर, जो पाकिस्तान में पड़ता है। सूतकांगडेर किस नदी के तट पर, किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूतकांगडेर किस नदी के? दास के नदी के। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? शहरी व व्यापारिक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? शहरी और व्यापारिक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? नगर योजना। क्या था दोस्तों? नगर योजना था। किस हड़प्पा पुरास्थल से नक्काशीदार कच्चे ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा का। कहाँ का दोस्तों? कालीबंगा का। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलती थी, वह थी लोथल। मुख्य सड़क की ओर खुलती थी, वह क्या थी? लोथल था। किस हड़प्पा पुरास्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है? तो वह कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो जो उसका साक्ष्य मिला था नगार था। कहाँ पे मिला था उसका? मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ पे दोस्तों? मोहनजोदड़ो में। किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है? तो धौलावीरा से। एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ के विकास के प्रमाण मिला था विकास होने का? धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध सुव्यवस्थित एवं खूबसूरत नगर माना गया? तो धौलावीरा को क्या किया गया है? खूबसूरत नगर माना गया। जुलाई 2021 में धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की
सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को को क्या किया गया था, विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। अगला है हड़प्पावासियों का मुख्य पेशा क्या था। हड़प्पावासियों का मुख्य पेशा था क्या था, शिल्पकारी था। क्या था दोस्तों, शिल्पकारी था। क्या था दोस्तों, शिल्पकारी था। हड़प्पावासियों का मुख्य पेशा क्या था, शिल्पकारी था। किन हड़प्पा स्थलों से मटके बनाने का कारखानों का साक्ष्य मिला। लोथल और चनहुद्रो का साक्ष्य मिला। लोथल और चनहुद्रो में। किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदी यानी डॉकयार्ड का प्रमाण मिला है, तो वह मिला है लोथल से। कहाँ से मिला है दोस्तों, लोथल से। हड़प्पा में मापतल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी, तो दशमलव प्रणाली प्रचलित थी। हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में मापी जाती थी, 2 और 16 के अनुपात में मापी जाती थी। हड़प्पावासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की, तो सबसे पहले दोस्तों वह किया कपास का खेती किया। कौन सा किया दोस्तों, कपास का खेती किया। कपास का। हड़प्पावासियों का मुख्य अनाज क्या था, गेहूं और जौ। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। किन हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशेष, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से गेहूं और जौ का अवशेष मिला है। किन हड़प्पा पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है, लोथल व रंगपुर से। कहाँ से दोस्तों, लोथल व रंगपुर से। किस हड़प्पा से जौ, तिल, सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य मिला है, जो देख लीजिए, जौ, तिल और सरसों का सर्वाधिक साक्ष्य मिला है बनवाली से। कहाँ से दोस्तों, बनवाली से। आगे सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का, तो कालीबंगा से। याद रखेंगे, बहुत ईजी है। हड़प्पा पुरास्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीज़ सर्वोत्तम थी, सर्वोत्तम है मुहर। मतलब हर एक जगह का अलग अलग मुहर था, किसी पे पशु का, किसी पे सिक्का का, किसी का उसका स्तंभ का। ये सब ये सब मतलब बहुत उधर का मुहर, मतलब मुहर से हम लोग अंदाज लगाते थे। कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से क्या हुआ है, वो प्राप्त हुआ है। हड़प्पाकालीन स्थलों से मिट्टी की मूर्तियाँ अधिकांशतः किनकी है, तो नारी की है। मिट्टी की मूर्तियाँ किनकी है, तो नारी की है। हड़प्पा सभ्यता के लिपि के विषय में जानकारी किनसे मिलती है, तो मुहरों से मिलती है। हड़प्पावासियों की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में, 1853 में प्रकाश में आई। कब, 1853 में। सॉरी। सिंधु लिपि संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई, तो 1923 में क्या हुआ, प्रकाश में आया। सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी, तो दाईं से बाईं, फिर बाईं से दाईं। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, तो वह थी मातृ देवी की। इसकी थी दोस्तों, मातृ देवी की। किन हड़प्पा पुरास्थलों से यज्ञ यानी हवन कुंड या अग्नि कुंड वेदियाँ प्राप्त हुई है, तो वह है हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा से। हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा से। किस हड़प्पाकालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आधे रूप या पाशुपत रूप को चित्रित किया गया है, तो वह किया गया है मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे दोस्तों, मोहनजोदड़ो में। हड़प्पावासियों का पवित्र वृक्ष कौन था, तो वह था पीपल। कौन था दोस्तों, पीपल था। हड़प्पावासियों किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे, कुंवर साँड़ को सर्वाधिक पवित्र मानते थे। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर यानी पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो हड़प्पा से। किस स्थल से, हड़प्पा स्थल से, तो हड़प्पा से हो गया। हड़प्पा समाज किस प्रकार का था, मातृसत्तात्मक। कैसा था दोस्तों, हड़प्पा समाज मातृसत्तात्मक था। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की गई थी, तो वह थी रोपड़ की।
किस हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई थी? वह थी रोपड़ की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्यों में खोजे गए थे? तो सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात से खोजा गया था। सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ से? गुजरात से। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है तो वह है धौलावीरा। सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कहाँ था? धौलावीरा। सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों गुजरात से प्राप्त हुआ था और सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल था धौलावीरा। किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला या सिंध का नखलिस्तान उपनाम से जाना जाता है? तो वह था कौन? मोहनजोदड़ो से था। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? कांस्य युग की सभ्यता माना जाता है। किन हड़प्पा पुरास्थलों से घोड़े की हड्डियां मिला था? लोथल से मिला था, सुरकोटेदा से, गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा से। किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा, लोथल को क्या कहा जाता है? लघु हड़प्पा कहा जाता है। लोथल को क्या कहा जाता है दोस्तों? लघु हड़प्पा कहा जाता है। सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? सन जॉन मार्शल ने नाम दिया था। विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया था? जो विद्वान थे लोग वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में? 2 भागों में किया था लोग। कौन कौन? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जो आगे हम लोग को पढ़ना है। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई है उसे क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। जिसमें क्या हुआ है? ऋग्वेद का रचना हुआ है, उसे क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल। कब से कब तक के काल को ऋग्वैदिक काल माना गया है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक क्या माना गया है? ऋग्वैदिक काल माना गया है। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक। जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों की रचना किया गया है उसे कहा गया है उत्तर वैदिक काल कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? उत्तर वैदिक काल कहा गया है। कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना गया है? 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक। वो क्या था? उत्तर वैदिक काल वो था 1500 से कितना? 1000 ईस्वी पूर्व। ये क्या हो जाएगा? ये ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक। वैदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? आर्य कहा जाता था। आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो आर्यों का मूल निवास था मध्य एशिया और बैक्टीरिया। आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? तो प्रोफेसर मैक्स मुलर के द्वारा। आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो वह मिलती है ऋग्वेद से। आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ या उच्च वंश। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उच्च वंश। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। भारत आने वाले आर्य को क्या कहते थे? हम लोग इंडो आर्य कहते थे। भारत आने वाले आर्य को इंडो आर्य कहते थे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो पंजाब के सप्तसैंधव प्रदेश में बसे थे। वैदिक समाज कितने वर्गों में विभाजित था? जो वैदिक समाज था वह कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। याद रखेंगे कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आरंभ में अर्थात ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर प्रारंभ हुआ? तो व्यवसाय के। कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा था? तो जन्म के आधार पर होने लगा था। वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वह थी वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो वैदिक काल में शिक्षा दिया जाता था गुरुकुल में। कहाँ दिया जाता था दोस्तों? गुरुकुल में दिया जाता था।
ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो वह थे कौन? इंद्र थे। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे दोस्तों? इंद्र थे। कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन बन गए थे? प्रजापति। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के प्रिय देवता कौन थे दोस्तों? इंद्र थे। कालांतर में उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रिय देवता कौन? प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था? तो मुख्य कार्य क्या था? यज्ञ था। क्या था दोस्तों? यज्ञ था। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया? ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया। वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? बेकनौट और सूदखोर कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? बेकनौट और सूदखोर। आगे है शतपथ ब्राह्मण में ऋण देने वाले को कुशीदिन कहा गया था। शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा जाता था? ऋण देने वाले को कुशीदिन कहा जाता था। आगे है वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। तो यज्ञ का नाम था अश्वमेध यज्ञ। कौन था यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ था। वैदिक काल में शौर्य प्रदर्शन व मनोरंजन अर्थ किया जाने वाला क्या था? वाजपेय यज्ञ। मनोरंजन से संबंधित कौन था? क्या था? शौर्य प्रदर्शन और मनोरंजन से संबंधित कौन था? वह था वाजपेय यज्ञ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनों पदों की कुल संख्या कितना था? 16 था। कितना था दोस्तों? 16 था। किस ग्रंथ में ईसा पूर्व किस ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 16 महाजन पदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय। कहाँ पे दोस्तों? अंगुत्तर निकाय। कहाँ पे? अंगुत्तर निकाय में था। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर था? अंगुत्तर निकाय। मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम क्या था? तो वह था बृहद्रथ। मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम था बृहद्रथ। मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? बृहद्रथ की। महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो 545 ईस्वी पूर्व में बैठा। बिंबिसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 545 ईस्वी पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसने अपनी राजधानी बनाया? तो वह कौन था? राजगिरी। बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उससे राजधानी बनाया? तो वह था राजगिरी। बिंबिसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 545 ईस्वी पूर्व में। इसके पहले कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार ही क्या था? नगर का निर्माण कर राजगिरी जो नगर था उसको निर्माण करके उसको राजधानी बनाया था। बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी कौशला किस कौशल नरेश की बहन थी? प्रसेनजित की। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार का समकालीन राजवैद्य जिसे उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था वह कौन था? जीवक था। बिंबिसार द्वारा अवंती के किस पांडु रोग यानी पीलिया या जैंडिस पीड़ित शासक की चिकित्सा के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा गया था? वह था प्रद्योत। 493 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो वह था अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? अजातशत्रु था जैन धर्म का। इसके जो पहले था बिंबिसार तो वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी जो मतलब जैन परंपरा के अनुसार चलते थे। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। 461 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर
बैठा। कौन था? उदयन था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो सबसे मतलब राजधानी स्थानांतरित कहाँ किया था? पाटलिपुत्र में। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? यह भी था जैन धर्म का। उदयन के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी जिससे मगध उत्तरी भारत की सबसे विशाल तथा शक्तिशाली साम्राज्य बन गया? मगध जो उत्तरी भारत का सबसे अधिक विशाल तथा शक्तिशाली साम्राज्य कैसे बन गया? अवंती के मगध में विलय। उदयन का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना वो कौन था? नागदशक थे। 412 ईस्वी पूर्व में किसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ कर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो वह था शिशुनाग यानी नागदशक का मंत्री। शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित की? तो वह किया वैशाली में। शिशुनाग का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना वह कौन था? कालाशोक था। कौन था? कालाशोक था। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः कहाँ स्थानांतरित की? वह स्थानांतरित किया कहाँ? पाटलिपुत्र में। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक किसे माना गया था? नंदीवर्धन को अंतिम शासक माना गया था। नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता था? माना जाता है महापद्मन नंद को माना जाता है। पद्मनंद द्वारा विजित प्रमुख राज्य कौन कौन थे? कुरु, पंचाल, मिथिला, कलिंग। कौन कौन थे? महापद्मनंद द्वारा विजित माने विजेता हुआ प्रमुख राज्य कौन का? कुरु, पंचाल, मिथिला और कलिंग। नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नंद वंश का अंतिम शासक हुआ घनानंद। घनानंद के शासनकाल में किस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण हुआ था? आक्रमण हुआ था सिकंदर ने। घनानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराए थे? घनानंद जी को हराए थे। मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत किस विजय से हुई और तथा किस विजय से अंत हुआ? अंग और कलिंग से। मगध पर शासन करने वाला पहला और गैर क्षत्रिय राजवंश था कौन? शिशुनाग वंश। मगध पर पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बसा था? वह था सोन व गंगा। प्राचीन काल में कुसुमपुर का नाम था क्या था? पाटलिपुत्र। राजगिरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बिंबिसार ने करवाया था। राजगिरी का निर्माण कौन करवाया था? बिंबिसार ने। मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? तो वह किया था महापद्म नंद। बिंबिसार के राजा वैद्य जीवक ने आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ ली थी? तक्षशिला में आयुर्वेद की शिक्षा ली थी। सिकंदर का जन्म कब हुआ था और वो किसका पुत्र था? सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में फिलिप द्वितीय ने किया था। फिलिप द्वितीय कहाँ का शासक था? फिलिप द्वितीय शासक था मकदूनिया का शासक था। कहाँ का दोस्तों? मकदूनिया का। फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद कितने वर्ष की अल्पायु में सिकंदर महान मकदूनिया का शासक बना? 20 वर्ष में। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया था? भारत विजय अभियान शुरू किया था 326 ईस्वी पूर्व में किया था सिकंदर ने। भारत विजय अभियान कब शुरू किया था? 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर महान का मुख्य सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। कौन था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर महान के भारत आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत के झेलम क्षेत्र पर किसका शासन था? पुरु यानी पोरस का। पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पिस का युद्ध। हाइडेस्पिस का भारतीय नाम क्या है? हाइडेस्पिस का भारतीय नाम क्या है दोस्तों? तो वह है बितस्ता यानी झेलम। सिकंदर अपने द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों को अपने किस सेनापति को सौंप कर वापस यूनान के लिए प्रस्थान किया? सेल्यूकस को
लौटाकर सौंपकर और वो कहाँ किया गया, यूनान प्रस्थान कर गया। सिकंदर की अकाल मृत्यु के बाद बेबीलोन का राज्य किसे प्राप्त हुआ, सेल्यूकस निकेटर को। सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ का लेखक कौन है, एरियन। याद रखेंगे, सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ का लेखक कौन है, एरियन है। कौन है दोस्तों, एरियन है। अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एरुकोसियन अर्थात आधुनिक कंधार नगर की स्थापना किसने की थी, तो वह किया था सिकंदर ने। मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए विदेशी विवरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा, इसका लेखक कौन है, इंडिका और मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, उनकी माता का नाम क्या था, 345 ईस्वी पूर्व और मूरा में उनका 345 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहाँ पे, उनकी माता का नाम क्या था, मूरा नाम था। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा कहाँ मिला था, तक्षशिला में। याद रखेंगे, बहुत बार पूछता है। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा कहाँ प्राप्त की, तक्षशिला में। तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक कौन थे, जिनकी मदद से उसने एक विशाल सेना तैयार की, वह था चाणक्य। वह कौन था दोस्तों, चाणक्य। राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला अभियान किस राज्य के विरुद्ध था, जो असफल रहा। राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला अभियान किस राज्य के विरुद्ध था, मगध का। राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला सफल अभियान किस राज्य के विरुद्ध था, सफल अभियान पहला जो था वो किस, जो असफल था वो था मगध, और जो दूसरा जो मतलब पहला सफल अभियान कौन था, पंजाब व सिंध। उसने किन्हें पराजित किया, यूनानियों को क्या किया था, पराजित किया था। किसके विरुद्ध सफलता ने चंद्रगुप्त मौर्य का संपूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी बना दिया था, घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा, 322 ईस्वी पूर्व में क्या किया, मगध की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किसने किया, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किसने किया, चाणक्य ने। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना मेगास्थनीज का राजदूत का किया, नियुक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया, जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या कर रहे हैं, जैन धर्म स्वीकार कर रहे हैं। श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु कब और किस कारण हो गई थी, 298 ईस्वी पूर्व में, उपवास से, जिसे जैन परंपरा में संलेखना कहा जाता है। मतलब उपवास से हुआ था कब, 298 ईस्वी पूर्व में। बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा, 298 ईस्वी पूर्व में कहाँ बैठा, मगध की गद्दी पर बैठा। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, भद्रसार यानी वारिसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, भद्रसार कहा गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। इतना ही रहने देते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।